हाय स्टूडेंट, वेलकम टू सचिन सर क्लासेस। बेसिकली ये चैनल स्टार्ट करने का मेरा मकसद ये है कि जो स्टूडेंट्स क्लास 11th या 12th में हैं और वो एनसीईआरटी नहीं पढ़ते, एनसीईआरटी पढ़ने में डरते हैं या उनको समझ में नहीं आती है, तो वो क्या करते हैं कि वो नोट्स किसी से बोरो कर लेते हैं और वो नोट्स पढ़ के और क्वेश्चन से करके अपना एग्ज़ाम देते हैं, नंबर ले आते हैं। लेकिन कंपटीशन के लिए, चाहे वो यूपीएससी हो, चाहे स्टेट पीसीएस हो, चाहे किसी भी लेवल का कंपटीशन हो, एनसीईआरटी पढ़नी मस्ट है। जो नोट्स आप कैरी करते हो, जो किसी से नोट्स बोरो करते हो, वो उसकी समझ के बनाए हुए नोट्स होते हैं। नोट्स जो होता है वो पर्सनल नोट्स होता है कि मैं बुक पढ़ के मैं अपने हिसाब से, अपनी सोच से नोट्स बना रहा हूँ, वो इंपॉर्टेंट है। आप क्या करते हो, दूसरों के नोट्स पढ़ते हो, वो दूसरों की समझ के नोट्स है, वो आपको क्या समझ में आएंगे? आपको लगता है मैं बहुत मेहनत कर रहा हूँ, मैंने नोट्स याद कर लिए, सब कुछ कर लिए, लेकिन जो नोट्स बनाने में जो आपका दिमाग लगता है, जो समझ लगती है, वो तो आपने यूज़ ही नहीं किया हुआ है। तो किसी भी कंपटीशन को क्रैक करने के लिए, किसी भी लेवल की कंपटीशन को क्रैक करने के लिए सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि आप बुक पढ़े, कम से कम एनसीईआरटी ढंग से पढ़े और उसके नोट्स खुद बनाएं, तभी आप कोई भी लेवल का कंपटीशन क्रैक कर सकते हैं। सेकंड ये है कि जो एनसीईआरटी के अंदर टफ वर्ड्स आते हैं, उन वर्ड्स का भी मैं हिंदी में मतलब बताऊंगा। आपको करना ये है कि आप एक नोटबुक ले लीजिए, उस नोटबुक में वो वर्ड्स लिख लीजिए, उसके मतलब लिख लीजिए, और अगर हो सके तो एंटोनिम्स और सिनोनिम्स लिख लीजिए। आपको उनको याद करने की ज़रूरत नहीं है। जब भी आप पढ़ने बैठे 5 मिनट के लिए उसकी रीडिंग कर लीजिए। जब उसे 2 बार, 5 बार, 10 बार आप पढ़ेंगे तो आपके बैक ऑफ द माइंड वो सेट हो जाएगा। जब भी वो वर्ड आपके सामने आएगा, वो आपको उसका मतलब पता होगा। इंग्लिश पढ़ने का और समझने का सिर्फ यही एक अच्छा तरीका है। और किसी भी कंपटीशन में जो आपकी इंग्लिश का एग्ज़ाम है, वो क्रैक करने के लिए सबसे आसान तरीका है। तो आज हम क्लास 11th का पॉल साइंस का फर्स्ट चैप्टर कर रहे हैं, कॉन्स्टिट्यूशन, वाई एंड हाउ। कॉन्स्टिट्यूशन क्यों और कैसे। तो मैं पहले इंट्रोडक्शन पढ़ा देता हूँ। एनसीईआरटी की खूबसूरती यह है कि वो इंट्रोडक्शन देती है चैप्टर से पहले और बाद में कंक्लूजन देती है। एक्चुअली होता क्या है, बच्चा चैप्टर पढ़ता है, उसे ये नहीं पता मुझे पढ़ना क्या है और मैंने पढ़ने के बाद क्या सीखा है। तो एनसीईआरटी वाले पहले ही बता देते हैं कि इस चैप्टर में आप क्या पढ़ने वाले हैं और बाद में वो कंक्लूजन देते हैं कि आपने इस चैप्टर में क्या क्या पढ़ा। तो मैं पहले इसका इंट्रोडक्शन पढ़ देता हूँ, उसके बाद में चैप्टर शुरू करता हूँ। दिस बुक इज अबाउट द वर्किंग ऑफ इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन। इस बुक के बारे में ये बताया गया है कि भारतीय संविधान कैसे काम करता है। इन दिस चैप्टर दैट फॉलो यू विल रीड द इंफॉर्मेशन अबाउट वेरियस एस्पेक्ट्स ऑफ वर्किंग ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन। एस्पेक्ट का मतलब होता है पहलू। मैंने यहाँ पे लिखे हुए भी है, ये आप यहाँ से लिख भी सकते हैं। तो इस चैप्टर के अंदर हमारे संविधान की वर्किंग के बारे में बताया गया, जो वर्किंग के पहलू है, कैसे वो काम करता है, उसके बारे में बताया गया है। ठीक है। यू विल लर्न अबाउट द वेरियस इंस्टीट्यूशंस ऑफ द गवर्नमेंट इन आवर कंट्री एंड देयर रिलेशनशिप विद ईच अदर। हमारी कंट्री में डिफरेंट इंस्टीट्यूशंस है, जैसे लेजिस्लेचर है, एग्जीक्यूटिव्स है, जुडिशरीज है। ये दोनों पैरेलल पावर यूज़ करता है या हॉरिजॉन्टल पावर यूज़ करते हैं। तो इसके बारे में ये बताया गया है। हर एक की डिस्क्राइब किया हुआ है कि कॉन्स्टिट्यूशन ने किसको कितनी पावर दी गई है, पावर्स के ऊपर चेक एंड बैलेंसेस क्या है। फाइन। बट बिफोर यू बिगिन टू रीड अबाउट द इलेक्शंस, गवर्नमेंट्स एंड प्रेसिडेंट्स एंड प्राइम मिनिस्टर्स, it is necessary to understand that the entire structure of the government and the various principles that bind the institution of government have their origin in the Constitution of India. हमारे यहाँ इलेक्शंस कैसे होते हैं, प्रेसिडेंट के इलेक्शंस कैसे होते हैं, डायरेक्ट इलेक्शंस होते हैं, प्राइम मिनिस्टर कैसे चुना जाता है, इनको करने के नियम क्या है, तरीके क्या है, ये कॉन्स्टिट्यूशन में बताए गए हैं। कौन इसको कंडक्ट कराता है, उसके पास कितनी पावर है, उसकी पावर बैलेंस, चेक एंड बैलेंसेस क्या है, सब उसको डिटेल में बताया गया है। तो आफ्टर स्टडिंग दिस चैप्टर व्हाट यू विल लर्न, आप इस चैप्टर पढ़ने के बाद आप क्या सीखेंगे? पहला क्या सीखेंगे, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन मीन, कॉन्स्टिट्यूशन का मतलब क्या है, ये हमारे लिए क्या ज़रूरत है, क्यों ज़रूरत है। दूसरा, व्हाट अ कॉन्स्टिट्यूशन डज द टू द सोसाइटी, संविधान का एक सोसाइटी के अंदर क्या महत्व है, क्या इफेक्ट वो सोसाइटी के अंदर डालता है। थर्ड है, हाउ द कॉन्स्टिट्यूशन गवर्न द एलोकेशन ऑफ पावर इन द सोसाइटी। कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान सोसाइटी में क्या पावर देता है, कितनी पावर देता है, उस पावर पे क्या कंट्रोल है, क्या कुछ चेक एंड बैलेंस उस पावर पे है या असीमित पावर दे दी सोसाइटी के अंदर कुछ लोगों को। लास्ट है, व्हाट वाज द वे इन विच कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ इंडिया वाज मेड, किन तरीकों से भारतीय संविधान बना, इसके बारे में बताया गया है। सो लेट्स स्टार्ट विद दिस चैप्टर। वाई डू वी नीड अ कॉन्स्टिट्यूशन, हमें कॉन्स्टिट्यूशन क्यों चाहिए। व्हाट इज अ कॉन्स्टिट्यूशन, व्हाट आर इट्स फंक्शन एंड व्हाट रोल डज इट परफॉर्म फॉर अ सोसाइटी। कि कॉन्स्टिट्यूशन, संविधान क्या है, संविधान के फंक्शन क्या है और ये एक सोसाइटी के अंदर क्या रोल अदा करता है। हाउ डज अ कॉन्स्टिट्यूशन रिलेट टू आवर डेली एग्जिस्टेंस, हमारी डेली एग्जिस्टेंस पे कॉन्स्टिट्यूशन
क्या प्रभाव डालता है। आंसरिंग दिस क्वेश्चन इज नॉट अ डिफिकल्ट एज यू माइट थिंक। अगर आप इसको सोचें तो ये बहुत कोई मुश्किल चीज़ नहीं है, इसको एक एग्जाम्पल के थ्रू बताया गया है। तो कॉन्स्टिट्यूशन का यूज़ क्या है, पहला पॉइंट हम देखते हैं। कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड एश्योरेंस। कोऑर्डिनेशन का मतलब होता है समन्वय और एश्योरेंस का मतलब होता है विश्वास, कि संविधान के थ्रू हम एक दूसरे के साथ कोऑर्डिनेट कैसे कर सकते हैं, समन्वय एक दूसरे के साथ कैसे कर सकते हैं और एक दूसरे पे हम भरोसा कैसे कर सकते हैं। तो एक एग्जाम्पल दी गई है सोसाइटी के बारे में। एक सोसाइटी है जिसमें अलग अलग तरह की सोच के लोग रहते हैं, अलग धर्मों के लोग रहते हैं, अलग कार्यकलाप करने वाले लोग रहते हैं, जिनका टेस्ट अलग है, जिनकी पसंद अलग है, बुक से लेके पिक्चर तक जिनकी सारी पसंद अलग अलग है। उसके बाद वो एक साथ रहते हैं। तो वो एक साथ रहने के लिए उन्हें क्या विश्वास चाहिए, क्या एश्योरेंस चाहिए और क्या कोऑर्डिनेशन चाहिए, वो संविधान देता है। ये मैंने मोटा मोटा आपको समरी बताई है इस एग्जाम्पल की। मैं एक एग्जाम्पल समझा देता हूँ, फिर मैं उसके पॉइंट पे आता हूँ। इमेजिन योर सेल्फ टू बी अ मेंबर ऑफ रीजनेबल लार्ज ग्रुप। आप एक मेंबर है एक बड़े ग्रुप के, वो एक बड़ी सोसाइटी है, उसके एक मेंबर है। फर्दर इमेजिन दैट दिस ग्रुप हैज़ द फॉलोइंग कैरेक्टरिस्टिक। उस ग्रुप का कुछ कैरेक्टरिस्टिक्स है। कुछ कैरेक्टरिस्टिक क्या है? द मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर डाइवर्स इन वेरियस वेज। डाइवर्स का मतलब विविध। जो इस ग्रुप के मेंबर है वो अलग अलग तरह के सोच के रहने वाले लोग हैं। दे हैव डिफरेंट रिलीजियस एलिगेंस। एलिगेंस का मतलब होता है लॉयल्टी, भक्ति। वो अलग अलग धर्म को मानते हैं। सम आर हिंदू, सम आर मुस्लिम, सम आर क्रिश्चियंस एंड सम परहैप्स प्रोफेस नो रिलीजियस एट ऑल। और कुछ लोग धर्म को नहीं मानते। प्रोफेस का मतलब वो स्वीकार करते हैं हम किसी भी धर्म को नहीं मानते, हम भगवान पर भरोसा नहीं करते। दे ऑल आर वेरिड इन मैनी डिफरेंट वेज, इन मैनी डिफरेंट रेस्पेक्ट्स। वो अलग अलग तरह से हर रेस्पेक्ट में अलग अलग है। दे परस्यू डिफरेंट प्रोफेशन। हर आदमी सोसाइटी में अलग अलग काम करता है। हैव डिफरेंट एबिलिटीज़। उनकी योग्यता अलग अलग है। एबिलिटी का मतलब योग्यता, उनकी योग्यता अलग अलग है। हैव डिफरेंट हॉबीज़। उनकी हॉबीज़ अलग है। उनके डिफरेंट टेस्ट है। उनकी डिफरेंट अलग अलग पसंद है। फिल्म से लेके बुक तक उनकी हर एक चीज़ में उनकी अलग अलग पसंद है। किसी को रोमांटिक फिल्म पसंद आती है, किसी को लड़ाई मारधाड़ की फिल्में पसंद आती है, किसी को स्लो मूवी पसंद आती है। हर एक आदमी की अपना एक टेस्ट है। सम आर रिच एंड सम आर पुअर, सम आर ओल्ड एंड सम आर यंग्स। इमेजिन फर्दर दैट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप आर लाइकली टू हैव डिस्प्यूट्स। अब आप एक घर में रहते हैं तो भी आपस में डिस्प्यूट हो जाता है, आपस डिस्प्यूट में लड़ाई हो जाती है, आपस में कहा सुनी हो जाती है, लड़ाई हो जाती है। तो ये तो बहुत बड़ी सोसाइटी है जिसमें अलग धर्म के लोग रह रहे हैं, हर एक प्रोफेशन के लोग रह रहे हैं, हर एक एज ग्रुप के लोग रह रहे हैं। तो इन सब में आपस में डिस्प्यूट होना संभावना बहुत है। ओवर वेरियस एस्पेक्ट ऑफ लाइफ। हाउ मच प्रॉपर्टी शुड वन बी अलाउड टू ओन। कितनी प्रॉपर्टी एक आदमी रख सकता है। शुड इट बी कंपल्सरी दैट एवरी चाइल्ड बी सेंट टू स्कूल और शुड द पेरेंट बी अलाउड टू डिसाइड। क्या ये कंपल्सरी है? कंपल्सरी में जरूरी क्या है? जरूरी है कि हर एक बच्चे को स्कूल जाना चाहिए, या ये हमें उनके माँ बाप पे छोड़ देना चाहिए कि वो किस बच्चे को स्कूल भेजे, किस बच्चे को स्कूल ना भेजे। हाउ मच शुड दिस ग्रुप स्पेंड ऑन इट्स सेफ्टी एंड सिक्योरिटी। ये ग्रुप, ये सोसाइटी अपनी सेफ्टी और सिक्योरिटी पे कितना खर्च करे। और शुड इट बिल्ड मोर पार्क्स इंस्टेड, या अपनी सिक्योरिटी पे खर्च ही ना करे और उसके लिए पार्क्स वगैरह बनाए जहाँ पे लोग घूम सके, मिल सके, बात कर सके। शुड द ग्रुप बी अलाउड टू डिस्क्रिमिनेट अगेंस्ट सम ऑफ इट्स मेंबर। डिस्क्रिमिनेट मतलब बहुत भेदभाव करना, या ये ग्रुप किसी अपने एक मेंबर के साथ भेदभाव करे, उससे बातचीत ना करे, उसको अपने ग्रुप से अलग करके रखे। क्या ये ऐसा कर सकता है? एवरी क्वेश्चन विल इलेक्ट अ वैरायटी ऑफ आंसर फ्रॉम डिफरेंट पीपल। इलेक्ट का मतलब हासिल। हर एक क्वेश्चन का अगर आप अलग अलग आदमी से, पीपल से बात करें सोसाइटी के अंदर, अलग अलग आंसर निकल के आएगा, क्योंकि सबकी सोच अलग है। बट फॉर ऑल देयर डाइवर्सिटी, पर इन सब विविधताओं के अलावा भी दिस ग्रुप हैज़ टू लिव टुगेदर। चाहे कितनी भी विविधता इस ग्रुप के अंदर है, इस ग्रुप को एक साथ ही रहना है, एक सोसाइटी के अंदर ही रहना है। दे आर डिपेंडेंट अपॉन ईच अदर ऑन द वेरियस वे। इस ग्रुप में जितने भी पीपल है वो एक दूसरे के, जितने भी मेंबर है वो एक दूसरे के पे डिपेंडेंट है। लाइक आप कंप्यूटर एक्सपर्ट हो तो आप घर में आके तो खाना ही खाओगे ना। अब खाने के लिए आप गेहूं तो उगाने जाओगे नहीं, तो वो कोई और करेगा। आप कपड़े तो नहीं बनाने जाओगे, कपड़ा और कोई बना के देगा। क्योंकि सोसाइटी का हर एक आदमी अलग अलग काम कर रहा है, तो आप किसी ना किसी वजह से सोसाइटी के हर एक मेंबर पे डिपेंडेंट हो, किसी ना किसी वजह से। दे रिक्वायर द कॉपरेशन ऑफ ईच अदर। जो सोसाइटी के अंदर मेंबर्स रह रहे हैं उनको एक दूसरे की हेल्प चाहिए, कॉपरेशन चाहिए। विच वट विल इनेबल द ग्रुप टू लिव टुगेदर पीसफुली। तो इस ग्रुप को शांतिपूर्वक रहने के लिए क्या चीज़ चाहिए जो ये ग्रुप एक दूसरे के साथ शांतिपूर्वक रह सके। वन में से दैट परहैप्स माने शायद, वन में से दैट परहैप्स मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कैन लिव टुगेदर इफ दे कैन एग्री ऑन सम बेसिक रूल्स। कि अगर इस ग्रुप के या इस सोसाइटी के सारे मेंबर्स किसी एक
कुछ रूल्स पे के सेट पर राजी हो जाए कि हाँ ये हम सब लोग इस रूल्स को मानेंगे, तो शायद वो एक साथ रह सकते हैं। वाई विल द ग्रुप नीड सर्टेन बेसिक रूल, तो इन ग्रुप को ये बेसिक रूल्स क्यों चाहिए। थिंक ऑफ वट वुड हैपन इन द एब्सेंस ऑफ सम बेसिक रूल, आप ये सोचो कि ये बेसिक रूल नहीं होंगे तो क्या होगा। एवरी इंडिविजुअल वुड बी इनसिक्योर सिंपली बिकॉज दे वुड नॉट नो वट मेंबर ऑफ दिस ग्रुप कुड डू टू ईच अदर। हर एक इंडिविजुअल, इस सोसाइटी का हर एक आदमी, हर एक व्यक्ति इनसिक्योर हो जाएगा, उसकी सिक्योरिटी ताक पे आ जाएगी कि दूसरे मेंबर, जब कोई रूल ही नहीं है तो दूसरा मेंबर उसके साथ क्या करेगा क्या नहीं करेगा पता ही नहीं है, तो एक इनसिक्योरिटी की भावना हर एक मेंबर में आ जाएगी। वुड कुड क्लेम राइट ओवर व्हाट, कि क्या सही है, किस पे वो क्लेम करेगा, ये मेरा है या तुम्हारा, कुछ भी बोल सकता है। एनी ग्रुप विल नीड सम बेसिक रूल्स दैट आर पब्लिकली प्रोमलगेटेड, तो हर एक ग्रुप को एक कुछ सेट ऑफ रूल चाहिए जो पब्लिकली आपको अनाउंस करना पड़ेगा, सबको प्रोमलगेटेड मतलब प्रचार करना, अनाउंस करना पड़ेगा और हर एक मेंबर को पता होना चाहिए। एंड नोन टू ऑल द मेंबर ऑफ द डेट ग्रुप टू अचीव मिनिमल डिग्री ऑफ कोऑर्डिनेशन, जिससे हर एक ग्रुप के मेंबर को वो रूल्स, सेट ऑफ बेसिक रूल्स पता हो, जिससे हम मिनिमल कोऑर्डिनेशन, कम से कम कोऑर्डिनेशन, हम एक दूसरे के साथ हम कोऑर्डिनेशन रख सके, मतलब समन्वय रख सकें। बट दीज रूल्स मस्ट नॉट ओनली बी नोन, अच्छा ये सिर्फ हमें रूल तो पता लग गए, तो खाली रूल पता लगने से काम नहीं चलेगा। दे मस्ट आल्सो बी एनफोर्सेबल, इनको हमें कानूनी तरीके से लागू भी करना पड़ेगा कि हाँ जी मुझे रूल पता, मैं तो नहीं मान रहा। ऐसे तो काम नहीं चलेगा ना कि तुम रूल मानो, तुम्हें मानना मानो, मैं तो नहीं मानूंगा। तो ठीक है, तुम्हारी सिक्योरिटी तो मेरी वजह से हो गई क्योंकि मुझे तो रूल मानने हैं। अब आप नहीं मानोगे तो मेरी सिक्योरिटी कौन करेगा। If citizens have no assurance that other will follow these rules, they will themselves have no reason to follow these rules. अगर citizens को ये पता है कि सामने वाला फॉलो नहीं कर रहा, वही क्यों फॉलो करेगा फिर जहां से हमने शुरू किया वहीं पे पहुंच जाएगा कि कोई रूल ही नहीं है, तो एश्योरेंस खत्म, सिक्योरिटी खत्म, सब कुछ खत्म। Saying that the rules are legally enforceable give an assurance to everybody that other will follow these, तो हम इसको लीगली लागू करेंगे तब दूसरे का एश्योरेंस और सिक्योरिटी शुरू होगी, कोऑर्डिनेशन, समन्वय होगा और एश्योरेंस, विश्वास होगा एक दूसरे के अंदर कि हाँ ये लीगली एनफोर्स्ड है, इसको ये हमने पहले प्रोमलगेटेड किया, प्रचार किया रूल को, उसके बाद इसको लीगली एनफोर्स किया है, लागू किया है कि हर एक को ये मानना जरूरी है। फॉर इट दे डू नॉट डू सो दे विल बी पनिश, और अगर ये कोई भी मेंबर उस सोसाइटी का नहीं मानता है उसके लिए सजा का प्रावधान है, ही विल बी पनिश्ड। तो इस पूरे एग्जाम्पल से, सोसाइटी एग्जाम्पल से हमें क्या मिलता है। द फर्स्ट फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, जो हमारे संविधान का पहला फंक्शन है वो क्या है, टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल, ये एक बेसिक रूल को कुछ बेसिक रूल को प्रोवाइड किया जाए सोसाइटी को, दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द मेंबर ऑफ सोसाइटी, जिससे सोसाइटी के मेंबर्स के बीच में समन्वय पैदा हो सके, एश्योरेंस आ सके, लोग विश्वास एक दूसरे पे कर सके। तो ये जो पूरी एग्जाम्पल है इसका जो बेसिक मतलब है वो यही है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल दैट अलाउ फॉर मिनिमल कोऑर्डिनेशन अमंगस्ट द मेंबर ऑफ अ सोसाइटी, कि हम कुछ सेट ऑफ रूल बनाए जिसको हम एक सोसाइटी के हर एक मेंबर माने और सोसाइटी के बीच में समन्वय और सुरक्षा की भावना पैदा हो सके, जिससे वो एक दूसरे के साथ रह सके। अब इसको, इस पूरे एग्जाम्पल को अगर शॉर्टकट में मैं आपको समझाऊँ तो मानो ये एक सोसाइटी है, इसमें अलग अलग तरह के मेंबर्स रह रहे हैं जिनकी अपनी सोच अलग है, टेस्ट अलग है, धर्म का सोचना अलग है, सब कुछ अलग है। इसमें दो मेंबर को मैंने एग्जाम्पल ले लिया, ए एंड बी दो मेंबर है। अब इन दोनों के बीच में कोऑर्डिनेशन होना चाहिए, इन दोनों के बीच में एक दूसरे में विश्वास होना चाहिए, समन्वय होना चाहिए। वो किससे आएगा, वो सेट ऑफ बेसिक रूल से आएगा। अब जितनी एग्जाम्पल है वो इसमें पूरी हो जाती है कि एक सोसाइटी है, इस सोसाइटी में अलग अलग तरह के लोग रह रहे हैं जो अलग धर्म को बांधते हैं, अलग अलग प्रोफेशन करते हैं, हर तरह का टेस्ट अलग है, बुक से लेकर मूवी तक को कोई भी सब अपने टेस्ट की अपनी पसंद की मूवी देख रहे हैं। तो इन सारे मेंबर्स के बीच में एश्योरेंस कैसे होगा, विश्वास कैसे होगा, समन्वय कैसे होगा, बिकॉज ऑफ दैट सेट ऑफ बेसिक रूल। तो इस पहली पूरी एग्जाम्पल में यही चीज समझाई गई है। सो बच्चों, सेकेंड पॉइंट, स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। स्पेसिफिकेशन माने विशेष विवरण। तो डिसीजन मेकिंग पावर के लिए क्या स्पेसिफिकेशन है, किसको पावर देनी है, कितनी पावर देनी है, कैसे पावर देनी है, ये आपको संविधान, हिंदुस्तान का संविधान बताता है। अच्छा, कुछ बच्चे को ये लग रहा है कि सर ये जो लेक्चर है बड़ा बोरिंग हो रहा है क्योंकि चैप्टर हम पढ़ रहे हैं, एक एक लाइन पढ़ रहे हैं, तो
लोगों को बोरिंग लग रहा है तो वो सोच रहा है कि चैनल छोड़ के चले जाता है। ना 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 ना, ऐसा काम मत करिएगा, क्योंकि अगर आपको कोई भी कंपटीशन क्रैक करना है आपको एनसीईआरटी तो पढ़नी मस्ट है। और आप मेहनत बहुत करते हैं, लेकिन आपके साथ प्रॉब्लम यही है कि आप चैप्टर नहीं पढ़ते। आपको सोचता है कि नोट से काम चलेगा, नहीं चलेगा नोट से काम सर, आपको पढ़ना खुद ही पड़ेगा। सर आपको स्वर्ग देखना है ना, तो आपको खुद मरना पड़ेगा। आपको ये लगता है कि दूसरा मर जाए स्वर्ग में देख लूँ, वो नहीं पॉसिबल है, ठीक है। तो प्लीज़ बेयर विद इट। आप एक बार दो बार आपको लगेगा कि यार मैं हम चैप्टर पढ़ रहे हैं, क्या फर्स्ट टाइम चैप्टर पढ़ रहे हैं, तो धीरे धीरे आपको आदत पड़ जाएगी। फिर आपको इसमें मज़ा आना शुरू होगा, फिर आपको बुक पढ़ने में मज़ा आना शुरू होगा, और वहीं से आपका इंटेलेक्चुअल लेवल बढ़ता चला जाएगा। तो लेट्स कम टू द पॉइंट। स्पेसिफिकेशन ऑफ डिसीजन मेकिंग पावर। आवर कॉन्स्टिट्यूशन इज अ बॉडी ऑफ फंडामेंटल प्रिंसिपल। फंडामेंटल का मौलिक। कॉन्स्टिट्यूशन एक बुक है, बॉडी है जो जिसमें मौलिक प्रिंसिपल्स लिखे हुए हैं, अधिकार लिखे हुए हैं, अकॉर्डिंग टू द विच अ स्टेट इज कॉन्स्टिट्यूटेड और गवर्नड। इसके हिसाब से जो स्टेट है वो बनी है और उसी हिसाब से चलती है, गवर्नमेंट चलती है। बट वट शुड दीज फंडामेंटल रूल्स बी। बट ये मौलिक अधिकार क्या है, एंड वट मेक्स दैट देम फंडामेंटल। उनको कौन ये फंडामेंटल बनाता है, मतलब कौन कहता है ये मौलिक अधिकार है। वेल द फर्स्ट क्वेश्चन यू विल हैव टू डिसाइड इन विच गेट्स टू डिसाइड वट द लॉ गवर्न द सोसाइटी शुड बी। कि पहले तो आपको ये डिसाइड करना है, कि क्या लॉज आपको सोसाइटी को देने हैं। आपको रूल एक्स पसंद है और कुछ को रूल वाई पसंद होगा। हाउ डू वी डिसाइड वट रूल्स और प्रेफरेंस शुड गवर्न अस। हम क्या बने कुछ, क्योंकि सोसाइटी में सबकी सोच अलग है, तो वो बोलेगा नहीं जी मुझे रूल एक्स पसंद है क्योंकि उसको फ़ायदा हो रहा है उस रूल से, कि कोई बोलेगा मुझे रूल वाई पसंद है क्योंकि उसको उससे फ़ायदा आ रहा है। तो क्या वो मिनिमल रूल होने चाहिए जो उस सोसाइटी को गवर्न कर चलाए। यू मे थिंक द रूल्स यू वॉन्ट एवरी वन टू लिव बाई आर द बेस्ट। आपको वो रूल को सिलेक्ट करना है जो सबके लिए अच्छे हैं, बट अदर थिंक दैट देयर रूल्स आर द बेस्ट, क्योंकि कुछ को लगेगा कि नहीं एक्स या वाई में से उनके पसंद के रूल अच्छे हो गए। हाउ डू वी रिजॉल्व दिस डिस्प्यूट। अब ये भी एक डिस्प्यूट हो गया कि कुछ को एक्स पसंद है, कुछ को वाई पसंद रूल्स है, तो ये भी एक डिस्प्यूट है। तो इस डिस्प्यूट को सॉल्व कौन करेगा। सो इवन बिफोर यू डिसाइड वट रूल्स शुड गवर्न दिस ग्रुप यू हैव टू डिसाइड हु गेट टू डिसाइड। तो ये डिसाइड करने से पहले कि कौन से रूल्स, कौन सा सेट ऑफ रूल्स इस सोसाइटी को चलाएगा, आपको पहले ये डिसाइड करना पड़ेगा कि ये कौन डिसीजन लेगा कि कौन से रूल चलेंगे। समझ में आया मैं क्या बोल रहा हूँ, दोबारा बताता हूँ कि एक सोसाइटी को चलाने के लिए कौन सा रूल, कौन से सेट ऑफ रूल देने हैं, ये कौन डिसाइड करेगा, ठीक है। द कॉन्स्टिट्यूशन हैज़ टू प्रोवाइड एन आंसर टू दिस क्वेश्चन। तो हमारे संविधान में इसका आंसर दिया हुआ है। इट स्पेसिफाइज द बेसिक एलोकेशन ऑफ पावर इन सोसाइटी। तो एक बेसिक पावर को सोसाइटी में दिया हुआ है, किसने, संविधान ने। इट डिसाइड्स हु गेट टू डिसाइड व्हाट द लॉ विल बी। ये डिसाइड करता है कि कौन डिसाइड करेगा कि लॉ क्या होना चाहिए। इन प्रिंसिपल दिस क्वेश्चन हु गेट टू डिसाइड कैन बी आंसर्ड इन मैनी वेज। कौन डिसाइड करेगा कि क्या रूल होना चाहिए, इसको इस आंसर को कई तरह से दे सकता है। इन अ मोनार्कियल कॉन्स्टिट्यूशन, जिसमें राजशाही है, मोनार्कियल में राजशाही है कॉन्स्टिट्यूशन, अ मोनार्क डिसाइड्स, उसमें राजा डिसाइड करता है। इन सम कॉन्स्टिट्यूशन लाइक द ओल्ड सोवियत यूनियन, जैसे सोवियत यूनियन जो पहला सोवियत यूनियन था, उसमें वन सिंगल पार्टी वाज गिवन द पावर टू डिसाइड। उसमें एक सिंगल पार्टी को पावर थी वो डिसाइड करता था कि कौन क्या सेट ऑफ रूल चलेंगे। बट इन डेमोक्रेटिक कॉन्स्टिट्यूशन, बट डेमोक्रेसी के अंदर ब्रॉडली स्पीकिंग द पीपल गेट द डिसाइड। तो पीपल ही डिसाइड करते हैं क्या रूल होने चाहिए। बट दिस मैटर इज नॉट अ सिंपल, पर ये इतना सिंपल नहीं है, बिकॉज इवन इफ यू आंसर दैट द पीपल शुड डिसाइड, कि अगर आप बोले कि हाँ कि पीपल डिसाइड करेगा, इट विल नॉट आंसर द क्वेश्चन हाउ शुड द पीपल डिसाइड, कि पीपल डिसाइड कैसे करेंगे। ऐसा है नहीं कि हमने 5 लोगों से पूछ लिया, उससे पूछ लिया। आपकी 100 करोड़ से ऊपर की पॉपुलेशन सबसे पूछेंगे, तो इतना इट्स नॉट अ इजी क्वेश्चन। फॉर समथिंग इट टू बी लॉ शुड एवरी वन एग्री टू इट। किसी भी चीज़ का, किसी भी रूल को लॉ बनाने के लिए हर एक व्यक्ति को उसके लिए एग्री होना पड़ेगा, तैयार होना पड़ेगा। शुड द पीपल डायरेक्टली वोट ऑन ईच मैटर एज द एंशियंट ग्रीक डेट। जैसे पहले एंशियंट ग्रीक में क्या होता था कि सभा होती थी, उस सभा में जो ग्रीक वासी होते थे वो डिसाइड करते थे, वोटिंग करते थे कि हाँ भाई इसको मारना है, हाँ जी हाँ हाथ, कुछ लोगों ने हाथ खड़े कर दिए, हाँ जी नहीं मारना है, तो कुछ लोगों ने हाथ खड़े कर दिए। तो जिसके हाथ ज़्यादा खड़े हुए वो बच गया, मर गया। तो क्या ऐसे डिसाइड करेंगे। और शुड द पीपल एक्सप्रेस देयर प्रेफरेंस बाय इलेक्टिंग रिप्रेजेंटेटिव, या पीपल क्या करे, अपने रिप्रेजेंटेटिव को, अपने नेता को खड़ा करे, उसे जिताए। बट इफ द पीपल एक्ट थ्रू देयर रिप्रेजेंटेटिव हाउ शुड दिस रिप्रेजेंटेटिव बी इलेक्टेड।
तो अगर उनको अपना एक नेता खड़ा करना है तो वो नेता को सिलेक्ट कैसे करेंगे, हाउ मैनी शुड देयर बी, और कितने नेता खड़े करने हैं, कितने रिप्रेजेंटेटिव खड़े करने हैं। In Indian Constitution, for example, it is specified that in most instances the Parliament get to decide law and policy. हिंदुस्तान के संविधान में ये पावर जो दी गई है पार्लियामेंट को दी गई है कि पार्लियामेंट डिसाइड करता है, हमारा पार्लियामेंट डिसाइड करता है कि क्या लॉ और पॉलिसी बनेगी, एंड दैट पार्लियामेंट इटसेल्फ टू बी ऑर्गेनाइज इन अ पर्टिकुलर मैनर। और वो पार्लियामेंट एक तरीके से चलती है, वो संविधान के हिसाब से ही चलती है। पार्लियामेंट बन गई, अपने अधिकार नहीं चलाएगी, जो संविधान में लिखा है उसी हिसाब से पार्लियामेंट चलती है। Before identifying what the law in any given society is, you have to identify who has the authority to enact. Enact का मतलब है कानून बनाना। ये डिसाइड करने से पहले कि सोसाइटी में क्या लॉ देना है, आप ये पहले से डिसाइड करते हैं कि कौन ये कानून को बनाएगा। इफ़ पार्लियामेंट हैज़ द अथॉरिटी टू इनेक्ट लॉ, अगर पार्लियामेंट के पास अथॉरिटी है लॉ बनाने के लिए, देयर मस्ट बी अ लॉ दैट बेस्टोज दिस अथॉरिटी। तो एक लॉ ये भी होना चाहिए जो उनको ये पावर प्रोवाइड करे कि हाँ वो लॉ बना सकती है। पार्लियामेंट इज द फर्स्ट प्लेस, दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन। पार्लियामेंट सर्वोपरि है। ये कौन बताता है, ये हमारा भारत का संविधान बताता है कि सबसे ऊपर कौन है, पार्लियामेंट है। दिस इज द फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन, इट इज एन अथॉरिटी दैट कॉन्स्टिट्यूट द गवर्नमेंट इन द फर्स्ट प्लेस। तो इसलिए हमारा संविधान पार्लियामेंट को और पार्लियामेंट में बनी हुई गवर्नमेंट को अथॉरिटी देता है कि वो हमारे कानून और नियम बना सके। तो सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है, द सेकेंड फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू स्पेसिफाई हु हैज़ द पावर टू मेक डिसीजन इन अ सोसाइटी। कि कॉन्स्टिट्यूशन ये स्पेसिफाई करता है, ये बताता है कि किसके पास पावर है सोसाइटी में डिसीजन मेकिंग की। इट डिसाइड्स हाउ द गवर्नमेंट विल बी कॉन्स्टिट्यूट। ये भी संविधान ये भी डिसाइड करता है कि गवर्नमेंट कैसे बनेगी। अच्छा, कुछ बच्चे ये कह रहे हैं कि सर आपका बोर्ड फोकस नहीं हो रहा है, जो हम वर्ड और मीनिंग नहीं देख पा रहे हैं। तो ठीक है, मैं अभी फोकस करा देता हूँ, आप इस पर ज़रा फोकस कर दीजिए सो डैट कि बच्चों को ये जो वर्ड मीनिंग है ये उतार ले। फोकस कर दिया है, कुछ को दिक्कत आ रही है तो वो वीडियो को स्टॉप करके देख सकता है। थर्ड पॉइंट है द लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, कि गवर्नमेंट के पास क्या असीमित पावर है, क्या उस पर भी लिमिटेशन, उसकी भी सीमाएँ हैं। वो पढ़ाने दे मेरे को, तू आगे बढ़ा ले, एक काम कर, तू ढंग से समझा लेगा। सुन ले बेटा, ध्यान से सुन ले, दिमाग लगा ले थोड़ा। कौन सा पॉइंट पे है, खोल ले बुक, खोल ले, ढंग से खोल ले, ठीक है। लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट, गवर्नमेंट जो रूल्स बना रही है, रेगुलेशंस बना रही है, लॉ बना रही है, क्या वो उस पर असीमित पावर है, या कॉन्स्टिट्यूशन ने हमारे संविधान ने उस पर भी कुछ सीमाएं लगा रखी, कुछ चेक एंड बैलेंस लगा रखे हैं। बट दिस इज क्लियरली नॉट एनफ, ये काफ़ी नहीं है। सपोज यू डिसाइड हु हैड द अथॉरिटी टू मेक द डिसीजन, आपने डिसाइड कर लिया कि किसके पास अथॉरिटी है डिसीजन लेने की, निर्णय लेने की अथॉरिटी किसके पास है। बट देन दिस अथॉरिटी पास लॉ दैट यू थॉट वर पेटेंटली अनफेयर, जो आपको लगे, पेटेंटली मतलब साफ तौर पर, पेटेंटली आपको लगे कि साफ तौर पर ये तो यार अनफेयर है, ये तो सही नहीं है, गलत है, ये लॉ कैसे बना दिया। जैसे आपको मना कर दे कि जी आप पूजा नहीं करेंगे, या आप अपने धर्म को नहीं मानेंगे, ये क्या लॉ हुआ। तो इस पर भी चेक एंड बैलेंस रखना चाहिए कि ये आपने गवर्नमेंट को असीमित अधिकार दे दिए, जो चाहे वो कर ले। इफ इट प्रोहिबिटेड यू फ्रॉम प्रैक्टिसिंग योर रिलीजियस, फॉर इंस्टेंस, लिखा हुआ भी है इसमें कि अगर ये आपको प्रोहिबिटेड माने मना करना, अगर ये मना करना लगे कि आप अपने रिलीजन को नहीं मानेंगे। और इट एन्जॉयड द क्लोथ ऑफ अ सर्टेन कलर वर प्रोहिबिटेड, कि कुछ कलर के कपड़े पहनना मना कर दिया कि जी आप इस कलर के कपड़े नहीं पहन सकते। और इट एन्जॉयड द क्लोथ ऑफ सर्टेन कलर वेयर प्रोहिबिटेड, और दैट यू वर नॉट फ्री टू साइन सर्टेन सॉन्ग्स, और दैट पीपल who belong to a particular group, caste or religious, would always have to serve others and would not be allowed to retain any property। या कुछ आपको गाने को मना कर दिया कि ये गाना नहीं गाने जी आपको, या कुछ कास्ट के लोगों को या कुछ रिलीजन के लोगों को बोल दिया कि ये दूसरों के यहाँ ही नौकरी करेंगे और ये अपनी प्रॉपर्टी भी नहीं खरीद सकते, डिस्क्रिमिनेशन पैदा कर दिया उनको। और दैट गवर्नमेंट कुड आर्बिट्रली अरेस्ट समवन, और आर्बिट्रली माने मन माने ढंग से गवर्नमेंट ने किसी को अरेस्ट कर लिया, किसी को पकड़ लिया, किसी भी वजह से, कोई वजह नहीं हो, पकड़ लिया। और दैट ओनली पीपल ऑफ सर्टेन स्किन कलर वुड बी अलाउड टू ड्रॉ वाटर फ्रॉम वेल, या किसी एक पर्टिकुलर कुएं से कि कुछ ही लोग पानी निकाल सकते हैं और बाकी लोग नहीं निकाल सकते। ये तो कोई तरीका नहीं है।
you would obviously think these law were unjust and unfair. तो नेचुरल है, आपको ये लगेगा कि जो लॉ बना रहे हैं तो अनफेयर और अनजस्टिस है, गलत लॉ है, जबरदस्ती के लॉ हमको थोप रहे हैं. एंड इवन दो देयर वर पास्ड बाय अ गवर्नमेंट दैट हैड कम इनटू एग्जिस्टेंस बेस्ड on certain procedure, there would be something obviously unjust about the government to enacting these law. चाहे वो गवर्नमेंट किसी भी तरह से बन के आई हो, कैसे भी बन के आई हो, लेकिन अगर वो इस टाइप के लॉ को इनेक्ट कर रही है, लागू कर रही है, तो वो गलत है, वो अनफेयर है. तो जो थर्ड फंक्शन है वो क्या है? सो द थर्ड फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू सेट सम लिमिट्स ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन द सिटीजन. तो गवर्नमेंट पे कुछ लिमिट को इम्पोज किया हुआ, इम्पोजमेंट लगाना, कुछ लिमिटेशन लगाई हुई है कि गवर्नमेंट सिटीजन के ऊपर कुछ भी करके कोई भी लॉ नहीं बना सकती है. दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट द गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास देम. ये जो लिमिट्स है वो सिटीजन के मौलिक अधिकारों का हनन नहीं कर सकती, ट्रेसपास उनको अवॉइड नहीं कर सकती, उनको अनधिकृत उसको हटा नहीं सकती. तो थर्ड फंक्शन ऑफ द संविधान कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? इज टू सेट सम लिमिट ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन ए सिटीजन. कि जो गवर्नमेंट सिटीजन को पे कुछ लॉ इम्पोज कर रही है उस पर लिमिट लगाई गई है. दिस लिमिट आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट में नेवर ट्रेसपास. और जो गवर्नमेंट है इनको ये बहुत ही मौलिक जो अधिकार है जो सिटीजन को दिए गए हैं, सिटीजन को गवर्नमेंट ये सिटीजन के अधिकार को ट्रेसपास नहीं कर सकती. ट्रेसपास मतलब इसको हटा नहीं सकती, इससे क्रॉस नहीं कर सकती. सो कॉन्स्टिट्यूशन लिमिट द पावर ऑफ गवर्नमेंट इन मैनी वेज. तो जो संविधान है गवर्नमेंट की पावर को बहुत तरीक़ों से लिमिट करता है, रोकता है, सीमाएं लगाता है. द मोस्ट कॉमन वे ऑफ लिमिटिंग द पावर ऑफ द गवर्नमेंट इज टू स्पेसिफाई सर्टेन फंडामेंटल रूल. इसमें से एक तरीका है कुछ फंडामेंटल रूल, कुछ मौलिक अधिकार दिए गए हैं सिटीजन्स को जिसको गवर्नमेंट किसी भी वजह से हटा नहीं सकती. दैट ऑल ऑफ अस पॉजेज एज सिटीजन एंड विच नो गवर्नमेंट कैन ईवर बी अलाउड टू वायलेट. कोई भी गवर्नमेंट फंडामेंटल रूल्स को हटा नहीं सकती, वायलेट नहीं कर सकती. द एग्जैक्ट कंटेंट एंड द इंटरप्रिटेशन ऑफ दीज राइट वेरीज फ्रॉम कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन. अच्छा, ये जो फंडामेंटल राइट है कॉन्स्टिट्यूशन टू कॉन्स्टिट्यूशन अलग हो सकता है, या इनकी समझ, इनकी डेफिनेशन अलग अलग हो सकती है हर एक कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर. सिटीजन विल बी प्रोटेक्टेड फ्रॉम बीइंग अरेस्टेड आर्बिट्रेरली एंड फॉर नो रीजन. सिटीजन्स, नागरिक इन चीज़ों से परे है कि वो कि गवर्नमेंट किसी को भी बिना किसी वजह से पकड़ सकती है, अरेस्ट नहीं कर सकती है उनको, कि बिना किसी रीजन के अरेस्ट नहीं कर सकती. देयर इज नो बेसिक लिमिटेशन अपॉन द पावर ऑफ गवर्नमेंट. तो दिस इज़ वन, ये बेसिक लिमिटेशन, पहली सीमा है गवर्नमेंट के ऊपर कि ऐसा नहीं है कि इसने कुछ बोल दिया इसको उठा के बंद कर दिया, बिना किसी वजह से बंद कर दिया. ये एक पहली लिमिटेशन है. फ्रीडम ऑफ एसोसिएशन. तो ये आपको फ्रीडम देती है, फ्रीडम टू कंडक्ट अ ट्रेड और बिजनेस. आपको ये फ्रीडम है कि आप किसी से जुड़ सकते हैं, आपको ये फ्रीडम है आप कोई भी बिजनेस कर सकते हैं. देन राइट कैन बी लिमिटेड ड्यूरिंग टाइम्स ऑफ नेशनल इमरजेंसी एंड द कॉन्स्टिट्यूशन स्पेसिफाई द सर्कमस्टेंसेस अंडर विच दीज राइट्स में बी विड्रॉन. ये राइट्स इमरजेंसी के अंदर, किसी भी देश में कुछ इमरजेंसी आई है तो इन राइट्स को लिमिट कर सकता है, इन फंडामेंटल राइट्स पे भी सीमाएं लग सकती है. अदरवाइज इन जो फंडामेंटल राइट्स है इस पर कोई भी सीमाएं नहीं लगा सकते. अच्छा, ये वर्ड्स मीनिंग देख लीजिए तो आपको समझ में आ जाएगा. आपको कुछ और दिक्कत है तो आप मुझे लिख सकते हैं. तो बच्चों, फोर्थ पॉइंट है एस्पायरेशन एंड गोल्स ऑफ द सोसाइटी. एस्पायरेशन में आकांक्षा है, गोल का मतलब क्या होता है? लक्ष्य. सोसाइटी की कॉन्स्टिट्यूशन से, संविधान से आकांक्षाएं क्या है और लक्ष्य क्या है. अच्छा, एक बात बताता हूँ, एक अच्छी बात याद आई. एक बार एक स्टूडेंट मेरे पास आया, 12th का भी, जब बोर्ड के पेपर गए 2 महीने पहले. तबीयत ख़राब थी, सब कुछ था, तैयारी करके बैठा हुआ था, लेकिन पॉलिटिकल साइंस की तैयारी नहीं हुई. अच्छा, पॉलिटिकल साइंस एक ऑप्शनल सब्जेक्ट में, अगर आप सिविल सर्विस की तैयारी कर रहे हैं, बहुत ही अच्छा सब्जेक्ट है, स्कोरिंग सब्जेक्ट है और इजी सब्जेक्ट है. अगर आप पॉलिटिकल साइंस अच्छी से पढ़ लेते हैं, एनसीईआरटी को ढंग से पढ़ लेते हैं, तो वन ऑफ द बेस्ट सब्जेक्ट है फॉर द ऑप्शनल. तो इसलिए मैं इस पर जोर डाल रहा हूँ कि आप प्लीज़ इसको बुक पढ़ें. तो बच्चा मेरे पास आया, वो अपने फादर के साथ भी था, तो बोलता है कि सर मेरी तैयारी पॉलिटिकल साइंस की नहीं हो पाई, मेरे को कुछ प्रॉब्लम रही पिछले 2-4 महीनों से. मैं सोचा था, ऐसे प्लान किया हुआ था मैं तैयारी करने, मैं कर नहीं पाया. अब सर मुझे 2 महीने में पॉलिटिकल साइंस आप कैसे भी करके पूरा कराइए. तो यू विल नॉट बिलीव, वो लड़का लिखने में इतना अच्छा था, इतना बढ़िया अच्छा लड़का था वो लिखने के अंदर. मैंने उसको 2 महीने में शॉर्टकट तरीके से पढ़ाया, बहुत ही शॉर्टकट तरीके से पढ़ाया. मैंने उसको ऐसे तैयारी कर ली. एंड यू विल नॉट बिलीव, ही गॉट 88% मार्क्स इन पॉलिटिकल साइंस.
पर उसकी ये नहीं कि मेरे पढ़ाने की वजह से, उसकी राइटिंग स्किल इतनी सॉलिड है। तो जो भी कंपटीशन आप निकाल रहे हो, आपकी राइटिंग स्किल बहुत अच्छी होनी चाहिए। मेरे बताने का मकसद सिर्फ ये था, ये नहीं कि मैं बहुत अच्छा पढ़ाया तो उसके 80% मार्क्स आए पॉलिटिकल साइंस में। मेरा बताने का मकसद ये था कि आपकी राइटिंग स्किल अच्छी होनी चाहिए। और राइटिंग स्किल अच्छी कैसे होगी? आप बुक पढ़ेगी, अपने नोट्स बनाएगी, जब तो स्किल अच्छी होगी। आप दूसरों के नोट्स पढ़ेगी तो स्किल कैसे अच्छी हो जाएगी? ना तो वो नोट्स समझ में आएंगे, और आप एक लेवल पे जाके ना, आपके पास सिलेबस इतना होता है, चाहे स्टेट पीसीएस का या यूपीएससी का या किसी और चीज़ का, ये आप याद नहीं कर सकते, आपको समझना है। और समझ में आपको जब आता है जब आप नोट्स खुद बनाए। तो बच्चों थोड़ा फोकस करो। अब हम चौथा पॉइंट पढ़ रहे हैं, एस्पायरेशन द गोल ऑफ द सोसाइटी। मोस्ट ऑफ द ओल्डर कॉन्स्टिट्यूशन लिमिटेड देमसेल्फ लार्जली टू एलोकेटिंग डिसीजन मेकिंग पावर एंड सेटिंग सम लिमिटेशन टू गवर्नमेंट पावर। जितने भी पुराने कॉन्स्टिट्यूशन है वो चाहते हैं कि सोसाइटी ही डिसीजन मेकिंग करे। वो अपने आप को लिमिट करते हैं, अपने आप को सीमाओं में बांधते हैं कि उनको डिसीजन मेकिंग ना करनी पड़े। बट मैनी 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ विच द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इज़ द फाइनेस्ट एग्जाम्पल। लेकिन जो 20th सेंचुरी कॉन्स्टिट्यूशन जो बने हैं उसमें जो इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जो भारतीय संविधान है, वो एक बहुत ही अच्छा एग्जाम्पल है। एंड आल्सो प्रोवाइड एन इनेबलिंग फ्रेमवर्क फॉर द गवर्नमेंट टू डू सर्टेन पॉजिटिव थिंग्स। और वो एक फ्रेमवर्क तैयार करता है, एक ढांचा तैयार करता है, एक खाका तैयार करता है कि गवर्नमेंट काम कैसे करे, अच्छे काम कैसे करे, पॉजिटिव काम कैसे करे, टू एक्सप्रेस द एस्पायरेशन गोल ऑफ द सोसाइटी, जिससे जो सोसाइटी की आकांक्षाएँ हैं और गोल्स है वो पूरे हो सके। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वॉज पर्टिकुलरली इनोवेटिव इन दिस रेस्पेक्ट। तो इस रेस्पेक्ट में कि वो सोसाइटी के एस्पायरेशन, जनता के एस्पायरेशन को या आकांक्षा को पूरा कर सके, इसके लिए जो भारतीय संविधान है उसमें बहुत ही नयापन है। इनोवेटिव माने नयापन। सोसाइटीज विद द डीप एंट्रेंस्ड इनइक्वालिटी ऑफ वेरियस काइंड्स। सोसाइटी जिसमें इनइक्वालिटीज, भाई भेदभाव जिसमें सबसे ज़्यादा कूट कूट के भरा हुआ है, एंट्रेंस माने आरोपित है, विल नॉट ओनली हैव टू सेट लिमिट ऑफ द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। उन्होंने कोई भी लिमिट सेट नहीं करी है गवर्नमेंट की पावर पे। दे विल आल्सो हैव टू इनेबल एंड एम्पावर द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव मेजर्स टू ओवरकम फ्रॉम द इनइक्वालिटी और डेप्रीवेशन माने हानि। तो उस गवर्नमेंट को ये करना है, उसको ये मेजर्स लेने हैं कि वो जो ये इनइक्वालिटी है सोसाइटी के अंदर, उससे ऊपर आने के लिए उसे कुछ ना कुछ पॉजिटिव चीज़ करनी पड़ेगी। जैसे हमारे यहाँ छुआछूत का था, उसमें गवर्नमेंट ने बहुत अच्छा काम किया, वहाँ से हमने खता किया। आरक्षण किया, जो डेप्राइव लोग हैं, जो जिनको चीज़ें नहीं मिली है, उनको ऊपर लाने के लिए गवर्नमेंट ने बहुत सारे काम किए। ये इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन का एक नयापन है। तो अगर कोई ऐसी चीज़ें है जो इनइक्वालिटी पैदा करती है आपकी सोसाइटी के अंदर, उसको हटाने के लिए गवर्नमेंट को कुछ बेसिक रूल्स, कुछ पॉजिटिव थिंग्स करने पड़ेंगे। फॉर एग्जाम्पल, इंडियन एस्पायर्स टू बी द सोसाइटी दैट इज़ फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन। जैसे मैंने बताया कि इंडियन एस्पायर टू सोसाइटी, कि इंडियन सोसाइटी के अंदर जो कास्ट डिस्क्रिमिनेशन था कि ये शूद्र है, ये हरिजन है, या ये पंडित है, या ये कुछ और है, इसको हटाने के लिए फ्री फ्रॉम कास्ट डिस्क्रिमिनेशन इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन ने काफ़ी काम किए। इफ़ दिस इज़ आवर सोसाइटी एस्पायरेशन, द गवर्नमेंट विल हैव टू इनेबल एम्पावर्ड। एम्पावर माने सशक्त। तो हमें सोसाइटी को सशक्त करना है, टू टेक ऑल नेसेसरी स्टेप टू अचीव दिस गोल, जिससे जो आपका डिस्क्रिमिनेशन है इससे सोसाइटी ऊपर उठ सके। गवर्नमेंट उस पर पनिशमेंट करे या कुछ करे, इससे अच्छा आप सोसाइटी को पावर दे, सोसाइटी उसके लिए काम करे और सोसाइटी डिस्क्रिमिनेशन से ऊपर उठ के आए। इन अ कंट्री लाइक साउथ अफ्रीका विच हैज़ अ डीप हिस्टोरिकल और रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। साउथ अफ्रीका के अंदर आपने सुना भी है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातिगत भेदभाव सबसे ज़्यादा है। इट्स न्यू कॉन्स्टिट्यूशन हैड टू इनेबल द गवर्नमेंट टू एंड रेशियल डिस्क्रिमिनेशन। जो इन्होंने नया कॉन्स्टिट्यूशन में प्रावधान किए हैं, उसके थ्रू गवर्नमेंट चाहती है कि रेशियल डिस्क्रिमिनेशन, जातीय डिस्क्रिमिनेशन, भेदभाव खत्म हो सके। मोर पॉजिटिवली, आ कॉन्स्टिट्यूशन में एनस्टाइन द एस्पायरेशन ऑफ अ सोसाइटी। सबसे पॉजिटिव चीज़ कॉन्स्टिट्यूशन की क्या है कि जो सोसाइटी की आकांक्षा है उसको जो आपका संविधान है संजो के रखे, उसके ऊपर काम करे, उसको प्राप्त करने के लिए कॉन्स्टिट्यूशन काम करना चाहिए। द फ्रेमर ऑफ द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन, जिन्होंने इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन बनाया है, फॉर एग्जाम्पल थॉट दैट ईच इंडिविजुअल इन अ सोसाइटी शुड हैव ऑल दैट इज नेसेसरी फॉर देम टू लीड अ लाइफ ऑफ मिनिमल डिग्निटी एंड अ सोशल सेल्फ रेस्पेक्ट। कि वो एक सोसाइटी के अंदर अपनी रेस्पेक्ट के साथ जी सके, ठीक है। मिनिमम मटेरियल वेलबींग, एजुकेशन ईटीसी, वो एजुकेशन ले सके, अपने जीने के लिए जो भी उसको अधिकार चाहिए वो प्राप्त हो सके, ये सब कॉन्स्टिट्यूशन में रखा गया है। द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन इनेबल द गवर्नमेंट टू टेक पॉजिटिव वेलफेयर मेजर्स। इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर गवर्नमेंट को ये बताया गया है कि वो
कल्याणकारी जो योजना है उनको लागू करे। सम ऑफ विच आर लीगली एनफोर्सेबल, और जो जिसको मुश्किल आ रही है उसको लीगली, उसको कानूनी तौर पे सोसाइटी के ऊपर प्रभावित किया जाए। एज वी गो ऑन स्टडिंग दैट इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन वी शैल फाइंड दैट, जैसे जैसे हम इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन के बारे में पढ़ेंगे हमें पता लगेगा कि दैट प्रोविजन हैव टू सपोर्ट ऑफ द प्रीएम्बल ऑफ आवर कॉन्स्टिट्यूशन, कि ये प्रोविज़न दिया गया है कि जो हमारी प्रस्तावना है उसमें सारे कुछ प्रोविजंस दिए गए हैं। एंड दीज प्रोविजन आर फाउंड इन द सेक्शन ऑफ फंडामेंटल राइट, और यही प्रोविजन जो फंडामेंटल राइट का सेक्शन है कॉन्स्टिट्यूशन के संविधान के अंदर उसमें भी दिया गया है। दैट डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ स्टेट ऑफ पॉलिसी आल्सो एंजॉय द गवर्नमेंट टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशन ऑफ पीपल। डायरेक्टिव प्रिंसिपल का था निर्देशक सिद्धांत, इसका अलग से एक चैप्टर है। निर्देशक सिद्धांत क्या है, जो स्टेट पॉलिसी के अंदर आता है उसमें ये इसकी डिटेल दी गई है, तो डायरेक्टिव प्रिंसिपल के बारे में वहाँ पढ़ाया जाएगा। द डायरेक्टिव प्रिंसिपल ऑफ द स्टेट ऑफ पॉलिसी आल्सो एंजॉय द गवर्नमेंट टू फुलफिल सर्टेन एस्पिरेशन ऑफ द पीपल। जो स्टेट गवर्नमेंट है उनको भी अधिकार दिया गया है कि जो जनता का सिटीजन्स के जो डायरेक्टिव जो अधिकार है उनको भी वो आरक्षित कर सके। सो फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन क्या है? द फोर्थ फंक्शन ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पायरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट अ कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। बहुत अच्छे वर्ड है, जस्ट सोसाइटी। जस्ट सोसाइटी का मतलब है सिर्फ समाज। तो जो फोर्थ फंक्शन जो संविधान ने दिया है कि गवर्नमेंट को ये कहा है कि वो सोसाइटी की आकांक्षाओं को पूरा करे और सोसाइटी को इतनी ताकत दे, इतना डिसीजन मेकिंग की पावर दे कि वो एक अच्छी सोसाइटी को बना सके। तो ये वर्ड मीनिंग्स है, आप इसको लिख लीजिएगा। सो स्टूडेंट, कम टू द समरी पार्ट। एक्चुअली ये जो चैप्टर है थोड़ा लेंदी चैप्टर है, अगर मैं सिंगल वीडियो बनाऊंगा तो वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आप लोग भी बोर हो जाएंगे। तो इस चैप्टर की मैंने 3 पार्ट में वीडियो बनाई है। तो जो फर्स्ट पार्ट है हमने उसमें 4 पॉइंट्स कवर किए हैं, उन 4 पॉइंट्स की एक बार हम समरी देख लेते हैं, सो दैट कि हमारा एक बार रिवीजन हो जाएगा। तो फर्स्ट पॉइंट हमारा था कॉन्स्टिट्यूशन अलाउज कोऑर्डिनेशन एंड द एश्योरेंस। तो इससे हमारा फर्स्ट फंक्शन निकल के आता है, द फर्स्ट फंक्शन ऑफ अ कॉन्स्टिट्यूशन इज टू प्रोवाइड अ सेट ऑफ बेसिक रूल that allow for minimal coordination amongst the member of a society। कॉन्स्टिट्यूशन का फर्स्ट फंक्शन ये है कि कॉन्स्टिट्यूशन हमें कुछ रूल्स एंड रेगुलेशंस देता है, जिससे सोसाइटी में रहने वाला हर एक व्यक्ति उस रूल्स और रेगुलेशंस को माने। उससे क्या होगा कि उनके बीच में एक समन्वय पैदा होगा, एक कोऑर्डिनेशन पैदा होगा, और उससे एश्योरेंस की भावना आएगी, एक सुरक्षा की भावना आएगी। तो फर्स्ट फंक्शन क्या है? To provide a set of basic rules that allow the minimal coordination amongst the member of the society। Second point क्या हमने पढ़ा था? Specification of decision making power। इससे कॉन्स्टिट्यूशन का सेकेंड फंक्शन निकल के आता है, जो कहता है to specify who has the power to make decision in a society, it decides how the government will be constituted। कि सोसाइटी के अंदर डिसीजन मेकिंग पावर किसके पास रहेगी। जैसे हम कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट को डिसीजन मेकिंग पावर दी है, और गवर्नमेंट कैसे बनेगी? गवर्नमेंट कैसे बनेगी? हम अपना लीडर चुनेंगे, वो लीडर जाके पार्लियामेंट के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाएगा या लेजिस्लेचर के अंदर अपनी गवर्नमेंट बनाएगा, और वो गवर्नमेंट क्या करेगी? वो सेट ऑफ बेसिक रूल्स बनाएगी अकॉर्डिंग टू द कॉन्स्टिट्यूशन। तो ये हमारा सेकेंड पॉइंट है। थर्ड पॉइंट पे आता है। थर्ड पॉइंट हमने क्या पढ़ा था? लिमिटेशन ऑन द पावर ऑफ द गवर्नमेंट। जो हमने गवर्नमेंट बना के लेजिस्लेचर में भेजी है, क्या उसके पास असीमित पावर है या उसके ऊपर भी लिमिटेशन लगी है? और तीसरा फंक्शन कॉन्स्टिट्यूशन का ये बताता है हमको टू सेट सम लिमिटेशन ऑन व्हाट अ गवर्नमेंट कैन इम्पोज ऑन इट्स सिटीजन। दीज लिमिट्स आर फंडामेंटल इन द सेंस दैट गवर्नमेंट मे नेवर ट्रेसपास देम। कि कॉन्स्टिट्यूशन ने गवर्नमेंट के ऊपर भी लिमिटेशंस लगा रखी है कि गवर्नमेंट मन चाहे कोई भी कानून नहीं बना सकती, और ये जो लिमिटेशन है ये फंडामेंटल इन नेचर है। मीन्स कि जो भी सिटीजन्स के फंडामेंटल राइट्स है वो गवर्नमेंट किसी भी पॉइंट पे चेंज नहीं कर सकती, उसको ट्रेसपास नहीं कर सकती। ट्रेसपास का मतलब है अनधिकृत तौर पे उसको बदल नहीं सकती। तो ये हमारे कॉन्स्टिट्यूशन का थर्ड फंक्शन है। फोर्थ पॉइंट हमने पढ़ा था एस्पायरेशन एंड गोल ऑफ अ सोसाइटी, कि सोसाइटी की कॉन्स्टिट्यूशन से आकांक्षाएं क्या है। तो इसी से हमारा कॉन्स्टिट्यूशन का फोर्थ फंक्शन निकलता है, जो कहता है इज टू इनेबल द गवर्नमेंट टू फुलफिल द एस्पायरेशन ऑफ अ सोसाइटी एंड क्रिएट द कंडीशन फॉर अ जस्ट सोसाइटी। ये कहता है कि जो गवर्नमेंट है, जो कॉन्स्टिट्यूशन के अंदर काम कर रही है, वो सोसाइटी की आकांक्षा है, सोसाइटी की एस्पायरेशन पूरी कर सके और एक सभ्य समाज की स्थापना करे। तो ये हमारे 4 पॉइंट थे। थैंक्स फॉर नाउ।
So student, please subscribe my channel and do not forget to press the bell icon and please share the video as much as you can. Thanks for now.